नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार बनने पर 100 यूनिट फ्री बिजली और 200 यूनिट पर बिजली बिल हाफ का वादा किया है। चुनावी साल में फ्री कल्चर यानी कि रेवड़ी बांटने का फॉर्मूला हिट होता है और इसका हालिया उदाहरण कर्नाटक में भी देखने को मिला। लेकिन क्या ये फॉर्मूला एमपी में हिट होगा? इस रिपोर्ट में देखिए। 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ। कमलनाथ ने किया वादा, सत्ता पाने का इरादा। लुभावनी घोषणाओं और गगनचुंबी वादों का बाजार एमपी की सियासत में सज चुका है। कमलनाथ एक के बाद एक वादे कर जनता का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने प्रदेश की जनता को फ्री में बिजली देने का वादा कर दिया है। अगर एमपी में कांग्रेस की सरकार आई तो 100 यूनिट तक बिजली बिल कांग्रेस माफ करेगी, जबकि 200 यूनिट बिजली बिल हाफ होंगे। अब इस घोषणा के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में फ्री बिजली का करंट दौड़ने लगा है। मैं पहली दफे कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। किसान कर्ज माफी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और अब फ्री में बिजली। इन लोक लुभावन घोषणाओं के सहारे कांग्रेस 2023 की नैया पार करने की कोशिश करेगी, लेकिन बीजेपी भी वोटर्स को साधने में कांग्रेस से एक कदम आगे ही है। लाडली बहना के बाद युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च की गई। हालांकि फ्री की बिजली पर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। कमलनाथ जी पहले बहुत घोषणाएं कर चुके हैं, 943 घोषणाओं में से एक भी पूरी नहीं की है। जनता ये जान चुकी है कि ये चुनावी घोषणाएं हैं इनकी। जब इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं मानी, 2 लाख का 10 दिन में नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे वाला कर्जा माफ नहीं किया, नौजवान को इनने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का कहा था, उल्टा बढ़ा दिया था इनने पेट्रोल डीजल के दाम का। एक बच्ची को 51,000 रुपए कन्यादान में नहीं मिले। वैसी ये घोषणा है कि एक भी मिलना नहीं है। चुनाव कोई सा भी हो, सारा खेल वोटर्स को साधने का ही है। इसके लिए पार्टियां पूरी जी जान भी लगाती है। इसके लिए फिर चाहे फ्री की रेवड़ियां ही क्यों न बांटना पड़े। कर्नाटक चुनाव तो इसका ताजा उदाहरण भी है। खैर, कांग्रेस फ्री बिजली के भरोसे अपनी चमक जनता तक पहुंचाना चाह रही है। हालांकि फ्री बिजली का दाव सूबे में कांग्रेस की वापसी करवा पाएगी, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। भ्रष्ट अधिकारियों पर शिवराज सरकार लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन चुनाव से पहले भ्रष्टाचार पर वार पलटवार भी हो रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। करप्शन को बीजेपी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और सीधे मेरे निर्देश हैं, न ऐसे मामले आए बिना किसी विलंब के कठोरतम कार्रवाई की जाए। सीएम शिवराज की अफसरों को ये हिदायत कई मायनों में अहम है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर शिवराज सरकार आगे बढ़ रही है। जिस तरह से एक के बाद एक भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, उससे भी ये साफ हो गया है कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने ऐसे कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की थी जो भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों को 2 टूक कह दिया कि अगर भ्रष्टाचार किया तो उन पर सरकार नरमी नहीं बरतेगी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, और उसका उदाहरण एक जो हमारा क्लास 1 अफसर था, उसको हमने टली सेवा से बर्खास्त किया है।
ये किसी भी कीमत करप्शन को बीजेपी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और सीधे मेरे निर्देश हैं कि न ऐसे मामले आए, बिना किसी विलंब के कठोरतम कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही को अच्छे से समझ रहे हैं और जो अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त मिल रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन भ्रष्टाचार पर इस सख्ती को कांग्रेस मुद्दा बनाने में जुटी है। भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस का अपना नजरिया है। आपने 2 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। सपना लोमशी को लेकर सरकार अभी तक क्यों नहीं निर्णय ले पाई है? उनका तो दवा घोटाले में सीधी तौर पर नाम है। सरकार उन्हें क्यों बचा रही है? कारम डैम के दोषियों को क्यों बचाया? दतिया में जो पिछले वर्ष 3 डैम फूटे उनके दोषियों को क्यों बचाया? उनके निर्माणकर्ता कौन है? चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश तो करेगी ही, लेकिन भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही के मामले पर सीएम मंच से ही कई दफा कार्रवाई कर चुके हैं और अब भ्रष्टाचार को लेकर शिवराज सरकार ने 0 टॉलरेंस की नीति अपना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी टिकट भी फाइनल नहीं हुए हैं और न ही चुनाव तारीखों का ऐलान ही हुआ है, लेकिन जीत को लेकर दावों का दौर जारी है। इटारसी में पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने 230 में से 135 सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। चुनाव में मेरा असेसमेंट 126 सीटों का था, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ सीटें हमारी कम आई, हमारी यूनिक थी, उसकी वजह से 114 पे हम रह गए थे। लेकिन मुझे जो हम लोग घूम रहे हैं, जो हमने देखा है और जिस प्रकार का माहौल है, तो हमें 130-135 के ऊपर सीटें मिलना चाहिए। ग्वालियर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सिंधिया पर बड़ा हमला बोला है। 2018 में ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन को लेकर बोलते हुए अजय सिंह ने कहा कि किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। पिछला चुनाव कांग्रेस अपने दम पर जीती थी। अजय सिंह का बयान आया तो बीजेपी ने भी तत्काल पलटवार किया। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि गढ़ अजय सिंह तय नहीं करेंगे, गढ़ जनता तय करती है। देखिए, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की वजह से सीटें आई थी, उस समय के हालात की वजह से, और इस बार 2018 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। देखिए, एक तो गढ़ अजय सिंह जी तय नहीं करेंगे, गढ़ जनता तय करती है। और चाहे उपचुनाव हो या इससे पहले के जितने भी चुनाव हों, क्षेत्र की जनता ने किसके नाम पे वोट दिया, किस पार्टी के कार्यों पे वोट दिया, ये जनता अच्छी तरह जानती है। अजय सिंह जी पहले स्वयं अपना गढ़ बचा लें, जिसको वो लगातार खो रहे हैं, और पिछला चुनाव तो हार ही चुके हैं। तो 2018 के ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। ग्वालियर चंबल में 34 विधानसभा सीटें आती हैं और इसके साथ ही बता दें ग्वालियर मुरैना में 6-6 सीटें हैं, तो वहीं शिवपुरी और भिंड में 5-5 सीटें हैं। गुना में 4 विधानसभा की सीट है, तो वहीं दतिया और अशोकनगर में 3-3 सीटें हैं। श्योपुर जिले में 2 विधानसभा सीटें आती हैं। और इसके साथ ही बता दें 2018 में कांग्रेस ने इस क्षेत्र में कब्जा जमाया था। 34 में से 26 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बीजेपी को 7 सीटें मिली, तो वहीं बीएसपी को 1 सीट मिली थी। और 2020 में उपचुनाव हुए, जिसके बाद स्थिति बदल गई और अब बीजेपी और कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में इस बार सियासत ऑनलाइन होगी, क्योंकि वोटर्स का एक तबका सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जिन्हें लुभाने में दोनों ही पार्टियां कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। बीजेपी ने इसे लेकर आज बैठक भी की और अपनी रणनीति तैयार की। तो कैसी होगी वर्चुअल लड़ाई, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस का जो 15 महीने थे, उसमें उन्होंने कैसे जनहितकारी योजनाओं को बंद किया, जनता का नुकसान किया और सिर्फ झूठ बोला। तो जो कमलनाथ हैं वो झूठनाथ हैं। जो हमने एक सुघोष प्रशिक्षण अभियान शुरू किया था, उसके माध्यम से हमने लगभग अभी तक 85,000-80,000 युवाओं को अपने साथ ऑलरेडी जोड़ लिया है। आप मान के चलिए कि प्रदेश में कुछ नहीं तो 2.5 से 3 लाख लोग युवा सोशल मीडिया IT टीम से जुड़ने वाला है अगले 1 महीने में। ये वो रणनीति है जो बीजेपी वर्चुअल जंग में आजमाने जा रही है।
सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी शिवराज सरकार वर्सेस कमलनाथ सरकार के कामों को बताएगी। मैसेज साफ है, बीजेपी सोशल मीडिया के सबसे बड़े यूजर यानी युवाओं पर उनकी नजर है, जिसकी शुरुआत बीजेपी ने सुघोष अभियान से ही कर दी थी। तो वहीं कांग्रेस और कमलनाथ को टारगेट कर बीजेपी चुनावी माहौल गढ़ना चाहती है। कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का प्रयास जो कांग्रेस हमेशा करती आई है, चाहे वो किसान के लिए उन्होंने ऋण माफी की बात करी हो, लेकिन आज तक किसानों की कभी ऋण माफी नहीं करी। उन्होंने डिफाल्टर किसानों को बना दिया और उन डिफाल्टर जो किसान हमारे बने हैं उनको जितने पैसे ऋण के हैं वो सब माफ करने का हमारी शिवराज सिंह सरकार कर रही है। तो सोशल मीडिया की जो हमारी टीम है वो नीचे तक इसको पहुंचाने का प्रयास करे। हमारे रोजगार स्वरोजगार की बात हो, हमारे संबल योजना की बात हो, ये सब इन्होंने बंद कर दिया था। जो कि गरीब हितैषी हमारी योजनाएं थी उनको सोशल मीडिया के माध्यम से हम पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इधर कांग्रेस बीजेपी की तैयारी को हवाई करार दे रही है। उसका कहना है कि चुनाव जमीन पर लड़े जाते हैं और उनकी तैयारी एक्चुअल के साथ वर्चुअल भी है। उन्हें जो चलाना है चलाएं, हम एक एक का जवाब देंगे। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के आगे भाजपा की टीम अभी बच्चा है। हमें सिर्फ पाना है और उन्हें सिर्फ खोना ही खोना है। करीब एक दशक यानी मोदी सरकार के आने के दौर से सोशल मीडिया बीजेपी का बड़ा टूल रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश चुनाव में 30 लाख युवा वोटर पहली बार वोट डालेंगे, यानी सोशल मीडिया पर उनको साधना दोनों ही दलों के लिए रणनीति के साथ चुनौती भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पीएससी चर्चा में है। बीते दिनों पीएससी के जारी हुए नतीजे को लेकर प्रदेश में खूब सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी जारी हुए नतीजों पर कई सवाल खड़े कर रही है और राज्य सरकार से जांच की मांग कर रही है। तो वहीं कांग्रेस इस मामले में बीजेपी को ही घेरते हुए नजर आई। ये रिपोर्ट देखिए। एबीपी के जो कार्यकर्ता है वो ज्ञापन देने के लिए निकले थे और यहाँ पर पुलिस ने उन्हें रोका और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है और काफी गहमा गहमी का माहौल है। ये प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में पीएससी के नतीजों के बाद हुआ। दरअसल पीएससी 2021 के जो नतीजे आए उनमें टॉप 20 में जो नाम थे उन्हें लेकर बीजेपी ने दावा किया कि ये सभी बड़े अफसर, कांग्रेस नेता और कारोबारियों के बच्चे हैं और बीजेपी ने इस सिलेक्शन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पूर्व आईएएस और बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने एक गुमनाम चिट्ठी सार्वजनिक की। इस चिट्ठी में राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए होने वाली परीक्षा का पर्चा लीक होने का जिक्र किया। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया। भूपेश बघेल जी ने बयान दिया है कि तथ्य प्रस्तुत करें। मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो सरकार में हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सारे तथ्य हैं, दस्तावेज हैं। ऐसी परिस्थिति में ये बचकाना बयान देने के बजाय उनको सारे तथ्यों को सामने लाने के लिए, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए न्यायिक जांच आयोग के गठन की तत्काल घोषणा करनी चाहिए। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी इतने निचले स्तर तक गिर गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि आपको पीएससी में गड़बड़ी के आपके पास कोई भी प्रमाण है, आप सामने रखिए, जांच की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह राज्य लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करने वाला बयान है भारतीय जनता पार्टी का। इधर सीएम भूपेश और पूर्व सीएम रमन सिंह भी पीएससी के मामले में आमने सामने हैं। रमन सिंह ने बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप पीएससी सिलेक्शन में कांग्रेस पर लगाया, लेकिन सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी सबूत दे, जांच हम कराएंगे, बीजेपी माहौल खराब ना करे। पहली बार हुआ है कि कोई गरीब का बच्चा, कोई अनुसूचित जाति जनजाति का पिछड़ा वर्ग का बच्चा पीएससी की पारदर्शिता पर उंगली उठाने का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में। यदि ये सही साबित होता है, ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जो हवा में जो आरोप लग रहे हैं, यदि सही होता है तो छत्तीसगढ़ के सबसे पवित्र संस्थान को दूषित करने का आरोप भी लगेगा। भारतीय जनता पार्टी अभी आरोप लगा रही है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो बातें कही जा रही है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। और यदि उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तथ्य है उसे सामने लाया जाना चाहिए, तो जांच कराएंगे, लेकिन ऐसा करके प्रदेश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये पहली बार नहीं है कि पीएससी के नतीजे चर्चा में हैं।
इसके पहले भी पीएससी के नतीजे विवाद में रह चुके हैं। फिलहाल इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर ये आरोप सच साबित हुए तो ये पीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं को मायूस जरूर कर देगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,500 रुपए भत्ता देने का ऐलान किया था। अप्रैल महीने से भत्ता मिलना शुरू भी हो चुका है, लेकिन इस भत्ते के लिए आ रहे आवेदनों ने हर किसी का ध्यान खींचा है। सूबे के हाईली एजुकेटेड युवा भी इसे पाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। क्या छत्तीसगढ़ में डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी नौजवान बेरोजगार हैं? इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सरकार से मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए एमबीबीएस, एमटेक और बीई कर चुके नौजवान भी अप्लाई कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी पढ़ाई के बाद भी इनके पास नौकरी नहीं है। बेरोजगारी भत्ते के लिए अब तक 1,52,270 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इन एप्लीकेशंस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा है। 8 एमबीबीएस का मैं डेटा देखा, 2000 बीटेक एमटेक का मैं युवाओं का डेटा देखा जो बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो बार बार दावा करते हैं कि बेरोजगारी दर 0.2% रह गई, छत्तीसगढ़ में 0.4% रह गई है, उन सारे दावों की पोल खुल गई है और छत्तीसगढ़ के युवा किस हताशा और निराशा में जीवन जी रहे हैं। और उसके बीच में भर्तियों में, रोजगार में, सब जगह जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इस परिस्थिति को बेनकाब करने वाला ये परिस्थिति है। वहीं राज्य सरकार को ऐसे हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट्स के बेरोजगारी भत्ता मांगने पर ऐतराज नहीं है, बल्कि वो इसका बचाव कर रही है। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 1% से कम है। देश की बेरोजगारी दर 8% के आसपास है। उसके बावजूद भी भूपेश बघेल जी जो 0.5% के करीब बेरोजगार हैं, जिन्होंने अपना पंजीयन कराया है, जो श्रेणी में आते हैं, उनके लिए 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता की उपलब्धता उन्होंने की है। अब यदि कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग की डिग्री लिया है या एमबीए की डिग्री लिया है, उसे उसके माकूल रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो भी बेरोजगारी भत्ता का पात्र है। इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। भत्ते ने बेरोजगारों को राहत जरूर दी है, लेकिन इतने पढ़े लिखे स्टूडेंट्स का भत्ते की आस लगाए रखना बताता है कि वो आमदनी का सही जरिया तलाश नहीं पा रहे हैं। इसी बात ने सूबे में सियासत की पिच तैयार कर दी है। अब दोनों दल आक्रामक खेलना चाह रहे हैं। जो स्ट्राइक पर हैं वो भी, और जो स्ट्राइक पर नहीं हैं वो भी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और अब जाते जाते आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। जी हां, बात 2018 के चुनाव की करेंगे। ये मौका था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के महाराज थे, धुआंधार प्रचार करने में जुटे थे। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने एक दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बिताया। सिंधिया ने कई सभाएं की, ताबड़तोड़ प्रचार किया। बंसल न्यूज ने पूरे प्रचार को करीब से देखा और कई मुद्दों पर उनसे चर्चा की थी। आखिर आप मुद्दा क्यों हो जाते हैं? कांग्रेस में भी आप मुद्दा रहते हैं, बीजेपी में भी आप मुद्दा हो जाते हैं। आपके फॉलोअर्स हर जगह ये मांग करते हैं सिंधिया सरकार, और वो शायद गलत भी नहीं है, क्योंकि आप एक युवा नेता हैं और मध्य प्रदेश में शायद लोग भी और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी और आपके समर्थक भी आपको भविष्य के तौर पर, वर्तमान के तौर पर देखते हैं। देखिए, मेरा दायित्व है जिन पच्चीनों पर मेरे पूज्य पिताजी चले थे, उन्होंने सदैव हमें सिखाया था कि राजनीति हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए जनसेवा, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। मेरी कोई आशा अभिलाषा नहीं है कुर्सी की, मेरी आशा अभिलाषा जरूर है, हर मनुष्य की होती है। मेरी आशा अभिलाषा, मेरी स्वयं की आशा अभिलाषा है मध्य प्रदेश की जनता की सेवा, और जिस रूप में भी वो हो, चाहे सांसद के रूप में हो, केंद्र सरकार के मंत्री के रूप में हो, कैंपेन कमेटी के चीफ के रूप में हो, जो मेरी पार्टी तय करेगी वो मुझे स्वीकार है। आपके पिताजी भी एक ऐसे लीडर के तौर पर हमेशा पहचाने गए जिन्होंने पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ कभी जाकर काम नहीं किया, लेकिन आप ही की पार्टी में कई ऐसे लीडर रहे जो बहुत वरिष्ठ पदों पर भी रहे, लेकिन उन पर हमेशा आरोप लगे कि उन्होंने पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर काम किया। उसी परंपरा की मशाल आप लेकर चल रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की राजनीति में आपको इसका खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ता है?
देखिए, कभी भी सिस्टम आपको न बदल पाए, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप सिस्टम को बदल पाए। मेरे मूल्य, मेरे सिद्धांत मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। मैं उनको ना कभी गिरवी रखूंगा, ना उनको मैं कभी त्याग करूंगा, चाहे मेरी राजनीतिक हानि हो जाए, क्योंकि ये मेरी पेशी नहीं है। ये मैं करता हूं, जनसेवा का पथ अपनाया है, क्योंकि मेरी आत्मा का एक जुड़ाव है मेरी जनता के साथ, मेरे क्षेत्र के साथ। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।